दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं एक और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची भूतिया कहानियां केवल और केवल आपके अपने चैनल घोस्ट स्टोरीज पर। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली डरावनी कहानी आपकी ही हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। यह घटना लगभग 15 साल पुरानी है। मैंने इसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह घटना मेरे जहन में इतनी गहराई से बैठ गई है कि चाहकर भी मैं इसे भुला नहीं पाता। तो हुआ क्या था उस रात? आइए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं अक्सर रात के समय ही अपना ट्रक चलाया करता था। रात में ट्रक चलाना मुझे बेहद पसंद था। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई रुकावट। मैं मजे में तेज स्पीड में ट्रक चलाता था और दिन में आराम किया करता था। यही मेरा नियम बन गया था। कई सालों तक मैंने इसी तरह काम किया और मुझे इसमें बहुत आनंद भी आने लगा। लेकिन जिस रात की मैं बात कर रहा हूं, वो रात कुछ अलग ही थी। मुझे अक्सर किसी संकट के आने से पहले एक अजीब सी अनुभूति होती है। मेरी बाईं आंख फड़कने लगती है और जब भी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटता है। कभी तबीयत खराब होती है, कभी चोट लगती है, कभी आर्थिक नुकसान या परिवार में कोई बुरी खबर। कई बार मैंने इस बात को महसूस किया था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 12 या 1 बजे थे। मेरी मंजिल सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थी और ट्रक गोदाम के माल से पूरा लोडेड था। मैं काफी खुश था कि अब आराम से वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। जैसे ही आंख फड़की, मेरे मन में अशुभ विचार आने लगे। मैंने सोचा, अब क्या होने वाला है? मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी ताकि जो कुछ भी अनहोनी हो उससे पहले मैं मंजिल पर पहुंच जाऊं। तेजी से चलाते हुए जब मैं गोदाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था तो एक चौराहे पर पहुंचा जहां एक बोर्ड लगा था। उस पर तीर का निशान और गोदाम का नाम लिखा था। मैंने वहां अपना ट्रक रोक दिया। वह सड़क एकदम सुनसान थी। हाईवे पर तो थोड़ी हलचल थी, लेकिन गोदाम की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह वीरान लग रहा था। हालांकि चांदनी रात थी, इसलिए थोड़ी दूरी तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस सुनसान रास्ते की ओर देखा, मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरी आंख इसी खतरे का संकेत दे रही थी कि इस रास्ते पर मत जाना, कुछ बुरा हो सकता है। शायद लूटपाट। मैं अकेला था। अगर कोई साथ होता तो शायद कुछ हिम्मत कर लेता, लेकिन अकेलेपन में डर और बढ़ गया। इसलिए मैं चौराहे पर ही खड़ा रहा, सोच में डूबा हुआ। जहां मैं खड़ा था वहां पास में 1-2 झोपड़ियां बनी हुई थी। शायद पहले वहां कभी दुकानें लगती होंगी, लेकिन उस समय वे झोपड़ियां पूरी तरह खाली थी। मैंने अपने ट्रक को उस तरफ लगाकर सोचना शुरू किया। कुछ देर वहां टहलते हुए उस सुनसान रोड को देखता रहा। वह सड़क टूटी फूटी लग रही थी, जिससे मेरा साहस और भी टूट गया। मैंने सोचा, नहीं भाई, इस टूटी सड़क पर रात के समय तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर दिन होता तो जरूर हिम्मत कर लेता, लेकिन इस समय नहीं। अब मैं धीरे धीरे टहलते हुए अपने ट्रक की ओर लौट रहा था। तभी मैंने देखा कि कोई औरत ट्रक के पास खड़ी है। मैं थोड़ी दूरी पर था, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि इतनी रात को कोई औरत वहां क्या कर रही है। मैं तेजी से ट्रक की ओर बढ़ा। जब मैं लगभग ट्रक के पास पहुंचा, तब तक वह औरत पास की एक झोपड़ी के अंदर चली गई। मैं अपने ट्रक के पास आ गया। चाबी मेरे पास ही थी, तो मैंने ट्रक को चेक किया कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक था। अब मुझे प्यास लग रही थी और मेरा गला सूखने लगा था। मैंने ट्रक का केबिन खोला और पानी की बोतल उठाई। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने पिछली जगह पर खाना खाते समय बोतल में पानी भरा था और बीच रास्ते में कहीं पानी पिया भी नहीं था। लेकिन अब बोतल खाली थी, जबकि उसका ढक्कन भी पूरी तरह बंद था। अब मैं उलझन में पड़ गया। क्या मैंने सच में पानी भरा था या नहीं? अपने आप पर संदेह होने लगा। प्यास बहुत लगी थी और मेरे पास कोई दूसरी बोतल भी नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद झोपड़ी नुमा दुकानों में कहीं मटका या पानी का ड्रम रखा हो। मैं वहां देखने चला गया। शरीर में अब भारीपन महसूस होने लगा था। जोड़ों में दर्द और गले की खुश्की बढ़ गई थी। प्यास से हालत बिगड़ने लगी थी। मैंने दुकानों को अच्छी तरह खंगाला, क्योंकि अक्सर लोग जमीन में मटका गाड़ कर रखते हैं, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। हाईवे पर गाड़ियां तो चल रही थी, लेकिन वह इलाका पूरी तरह वीरान था। बस चांदनी रात थोड़ी राहत दे रही थी। आखिर में मैं सबसे आखिरी दुकान तक पहुंचा।
ये वही दुकान थी जिसमें वह औरत गई थी, लेकिन दुकान में कोई भी नहीं था। दुकान के पीछे भी एक झोपड़ी थी जो दोनों तरफ से खुली थी। शायद वह औरत पीछे से खेतों की ओर निकल गई हो। कुछ दूरी पर मुझे एक घर दिखाई दिया जिसके बाहर रोशनी जल रही थी। मुझे लगा कि शायद वह औरत उसी घर की रहने वाली होगी और किसी काम से बाहर आई होगी। मेरा ट्रक देखकर जिज्ञासावश देखने चली आई होगी। मैंने हर दुकान छान मारी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। प्यास से मेरी हालत और बिगड़ने लगी थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहां से लाऊं। मैं यही सब सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़ता गया। मन में उम्मीद थी कि कहीं कोई नल या कुआं मिल जाएगा, लेकिन वहां न तो कोई नल दिखा और न कुआं। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, वह घर जहां रोशनी जल रही थी। अपने हाथ में बोतल लिए मैं अब उस खेतों की पगडंडी पर चलने लगा जो मुझे उस घर तक ले जा रही थी जहां से रोशनी आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उस दरवाजे तक पहुंच गया। वह घर बिल्कुल एकांत में खेतों के बीच बना हुआ था। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई किसान खेत की रखवाली के लिए वहां अस्थायी रूप से रहता हो, या फिर वहां कोई ट्यूबवेल या बगीचा हो। मैं दरवाजे तक पहुंचा और देखा कि भीतर से रोशनी आ रही है, मतलब कोई ना कोई अंदर जरूर मौजूद है। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैं हैरान रह गया कि इतनी रात को कोई अनजान आदमी दरवाजा पीट रहा है और अंदर से कोई औरत ऐसे आत्मीय स्वर में बुला रही है। लेकिन प्यास के मारे मेरी हालत खराब थी और शरीर में पहले से ही दर्द था, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। जैसे ही मैंने दरवाजे को पुश किया, वह दोनों पल्लों से खुल गया। अंदर रोशनी थी। मैं भीतर गया और आवाज लगाई, मुझे पानी चाहिए, मैं ट्रक ड्राइवर हूं और बहुत प्यासा हूं। तब वह आवाज फिर आई, अंदर आ जाओ, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि सामने एक पलंग बिछा हुआ है और उस पर एक युवती बैठी हुई है। उसकी उम्र करीब 20 से 22 साल रही होगी। बेहद खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। वह किसी भी तरह से शादीशुदा नहीं लग रही थी। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा और बोतल की तरफ इशारा किया। वह बोली, आ जाओ, घबराओ मत, यहां आकर बैठो, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूं, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं उलझन में था। एक अजनबी लड़की जो अकेली है मुझे पलंग पर बैठने का न्योता दे रही है, लेकिन प्यास ने मुझे ज्यादा सोचने नहीं दिया। मैं जाकर पलंग पर बैठ गया। वह मुझे 2 पल तक निहारती रही, फिर बोली, मैं अभी आई पानी लेकर। मेरी बोतल हाथ में थी, लेकिन उसने बोतल नहीं ली, खुद कमरे से बाहर गलियारे में चली गई। कुछ ही देर में वह एक बड़ा गिलास लेकर लौटी जिसमें ठंडा पानी था, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। जैसे ही मैंने पानी का गिलास हाथ में लिया, मुझे राहत महसूस हुई। मैंने पानी पीना शुरू किया और आंखें बंद कर ली ताकि इस ठंडे पानी का सुकून पूरी तरह महसूस कर सकूं। गिलास खत्म होते होते मेरी तबीयत कुछ बेहतर लगने लगी। आंखें खोली तो देखा कि वही लड़की मेरे सामने बैठी मुस्कुरा रही है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और विनती की, अब कृपया इस बोतल में भी पानी भर दीजिए ताकि मैं अपने ट्रक के पास लौट सकूं। उसमें माल भरा हुआ है, मुझे उसकी रखवाली करनी है। लड़की ने मेरी बोतल तो हाथ में ले ली, लेकिन उठी नहीं, बस वहीं बैठी रही, लगातार मेरी ओर देखती रही और मुस्कुराती रही। मैंने बार बार आग्रह किया, लेकिन वह पलंग से हिली भी नहीं। उसका चेहरा अब भी वैसा ही शांत, आकर्षक और रहस्यमयी था। मुझे लगने लगा कि अब यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, लेकिन वो थी कि बोतल हाथ में लिए बस मेरी ओर देखे जा रही थी, बिना कोई जवाब दिए। अचानक वह मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। पहले भी देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी नजरें कुछ अलग थीं, जैसे उसकी आंखों में कोई सवाल छुपा हो, कुछ कहना चाहती हो। मैंने उससे पूछा, मैम, क्या आप कुछ पूछना चाह रही हैं? तो कृपया जल्दी पूछ लीजिए और मुझे पानी दे दीजिए ताकि मैं अपने ट्रक के पास जा सकूं। शायद अब वह मेरी बात समझ गई थी। वह कहने लगी, आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, आपके परिवार में कौन कौन है, आप क्या करते हो, कितने पढ़े लिखे हो और ट्रक क्यों चला रहे हो? उसने मुझसे एक के बाद एक कई सवाल कर दिए। मैं थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन फिर भी उसके सभी सवालों के जवाब देता गया। बीच बीच में मैं फिर कहता, पानी दे दीजिए मैम, लेकिन वह बोतल हाथ में पकड़े बस मुझसे सवाल करती जा रही थी। आखिर में उसने पूछा, आप ट्रक चलाकर कितना कमा लेते हो? मैंने जवाब दिया, यह ट्रक मेरा नहीं है, मालिक का है, मुझे एक तय सैलरी मिलती है। जब मैंने अपनी तनख्वाह बताई तो वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगी।
कुछ पल चुप रही, फिर गहरी नजरों से मुझे देखने के बाद बोली, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे, जो मैं कहूं वो करोगे, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूं। अब मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैडम आप कहना क्या चाह रही हैं? साफ साफ बताइए और फिर मुझे पानी दीजिए। तब वह कहने लगी, देखो मैं एक लड़की हूं जो यहां इस घर में बंधी हुई है। यह घर जहां तुम खड़े हो तंत्र मंत्र की शक्ति से बंधा हुआ है। मैं यहां बंधी हूं और बाहर नहीं जा सकती। मैं चौंक गया। मैंने इधर उधर देखा, कहीं से भी वह बंधी हुई नहीं लग रही थी, बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मैंने पूछा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आज के समय में तंत्र मंत्र जैसी चीजें भला कैसे संभव हो सकती हैं? वह बोली, तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसे महसूस करती हूं। मैं इस घर के एक सीमित घेरे में बंधी हूं। उस घेरे से बाहर निकलते ही मेरे शरीर में जलन होने लगती है और मैं फिर भीतर लौट आती हूं। मैं हैरान था, सोच में पड़ गया था कि यह सब क्या चल रहा है। मैंने कहा, मैडम मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, फिर आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वह बोली, मैं जानती हूं कि तुम पढ़े लिखे हो। तुम ये सोचो कि मेरी मदद कैसे कर सकते हो। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम खुद का ट्रक खरीद सको, और मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं। अब मैं उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। वह क्या कहना चाह रही है? वह सच कह रही है या कोई भ्रम फैला रही है? तभी वह फिर कहने लगी, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूं? तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। जब तुम ट्रक के पास खड़े थे, मैंने तुम्हें तभी देखा था। अब मैं चौंक गया। यह वही औरत थी जो मुझे पहले ट्रक के पास दिखी थी। फिर वह बोली, उस झोपड़ी से होते हुए मैं अपने इस घर तक लौट आई। तुम सोच रहे हो कि जब मैं बाहर जा सकती हूं तो फिर बंधी कैसे हूं? देखो, मैं सिर्फ एक तय दूरी तक ही घूम सकती हूं, उससे आगे नहीं जा सकती। दिन में तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि सूरज की रोशनी मुझे झुलसा देती है। रात को भी उस घेरे से बाहर नहीं निकल सकती। अगर मैं उस एरिया से जरा भी आगे बढ़ती हूं तो मेरा बदन जलने लगता है। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। उसकी यह बात मुझे अंधविश्वास जैसी लगी। आज के जमाने में ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ये कौन सा तंत्र मंत्र है? मैं पूछने लगा, आखिर आपको यहां किसने बांध कर रखा है? कौन हो सकता है? कोई इंसान ही होगा। वह बोली, हाँ इंसान ही है, लेकिन एक पहुंचा हुआ तांत्रिक है। बहुत खतरनाक है वो। मैं सालों से इस जगह पर बंधी हूं। कितनी बार कोशिश की, लेकिन कभी भाग नहीं पाई। अब मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहती। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम मेरी मदद कर सको और मुझे इस बंधन से आजाद करा सको। मैं तन मन धन से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। अब मैं उस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लगा शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तभी तो ऐसे अनोखी बातें कर रही है। तभी वह लड़की उठकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह नए नए करारे नोटों के बंडल लेकर वापस आई। उसने मुझे पैसे थमाते हुए कहा, ये एडवांस रख लो। जब तुम मुझे आजाद कर दोगे तब मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। फिर वह मुस्कुराते हुए मेरे गले में हाथ डालने लगी। उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर मैं मानो पिघलने लगा। एक सुंदर जवान लड़की और एकांत कमरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे कोई जादू मुझ पर चल रहा हो। मैं मदहोश होता जा रहा था। मेरी आंखें भारी होने लगी थी। मुझे नींद सी आने लगी थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैं पूरी तरह होश खो बैठा। जब मुझे होश आया तो मैं उसी जगह पर था। रात अभी बाकी थी। आंखें खोलकर जब देखा तो मैं हैरान रह गया। वो लड़की अभी भी मेरे पास पलंग पर लेटी हुई थी। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कोई सपना नहीं था, यह सब हकीकत थी। उसने जो कुछ कहा था वो सब सच था। अब मैं जल्दी से पलंग से उठकर उस एरिया से निकलना चाहता था। मैं अपने ट्रक के पास जाना चाहता था। वो पैसा जो उसने दिया था पलंग पर ही पड़ा था। मुझे अब वह पैसा भी नहीं चाहिए था। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंस गया हूं। पहला धोखा तो मेरे साथ हो ही चुका था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। इतना जरूर था कि कुछ गलत जरूर हुआ है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। वह खुल ही नहीं रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर लड़की की आंख खुल गई। वह आवाज देते हुए मेरे पास आ गई और बोली, तुम मुझे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? तुम भाग नहीं पाओगे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से पलंग की ओर खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी,
मैंने तुम्हें देखकर विश्वास किया था कि तुम मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओगे, लेकिन तुम तो मुझे इस अंधेरी दुनिया में सड़ने के लिए छोड़कर जा रहे हो। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दो। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने उसके आंसू देखे तो मेरे मन में एक अजीब सी भावना होने लगी। लगा कि शायद ये लड़की सच बोल रही है। मैं उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम शांत हो जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तब वह कहने लगी, आप ये पैसे रख लो और अभी यहां से निकल जाओ। कुछ देर में वह तांत्रिक आने वाला है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम अब यहां से चले जाओ। जो कुछ मैंने आज कहा है उसे ध्यान में रखना। मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दो। इसके बाद वह दरवाजे तक आई। जो दरवाजा पहले बंद था और खुल नहीं रहा था, उसे उसने एक झटके में खोल दिया। अब मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। मुझे लगने लगा कि इस घर में कोई जादू टोना जरूर चल रहा है। मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथों में पानी की बोतल थी, जिसे उसने भरकर मुझे दे दिया। बार बार कह रही थी, देखो, मुझे भूलना मत, मुझे याद रखना, जल्दी से मुझे इस जगह से मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर उसे देखता जा रहा था। वह मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कर रही थी। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया और वह गायब हो चुकी थी। तब तक मैं उस पगडंडी से होता हुआ रोड पर पहुंच गया, जहां मेरा ट्रक खड़ा था। पानी पीने के बाद मुझे शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह बोतल अब भी पानी से भरी हुई थी। मैं अपने ट्रक पर चढ़ गया, लेकिन सोच में पड़ गया कि इतनी रात को क्या मैं यहीं रुकूं या 5 किलोमीटर दूर उस गोदाम तक चला जाऊं। अब उस जगह पर मन नहीं लग रहा था और लड़की ने भी चेतावनी दी थी कि वह तांत्रिक किसी भी समय आ सकता है। मैंने निर्णय लिया कि अब यहां ट्रक रोकना ठीक नहीं होगा। बेहतर है कि गोदाम तक पहुंच जाऊं और रात वहीं बिताऊं। टूटे फूटे रास्तों से होते हुए मैंने सावधानी से ट्रक चलाया और लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। जब मैं गोदाम पहुंचा तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली। गेट के पास ट्रक रोका और अंदर मौजूद चौकीदार को आवाज दी, भाई, आपका माल आ गया है। वह बोला, ठीक है, आप यहीं आराम कर लो, सुबह लेबर आएंगे तब माल उतारेंगे, तब तक आप आराम करो। अब मैं ट्रक में ही था। रात अभी बाकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी नींद ले ली जाए। शरीर का सारा दर्द, जोड़ों की जकड़न, सब कुछ गायब हो चुका था। गला जो बार बार सूख रहा था अब बिल्कुल सही था। यहां तक कि जो बाईं आंख फड़क रही थी वह भी अब सामान्य हो चुकी थी। यानी मेरा स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक था। मैंने लंबी सीट पर जाकर लेटने का फैसला किया। कुछ देर बाद मैंने फिर से पानी पिया, वही स्वाद जो उस घर के पानी में था। पानी पीते ही मुझे फिर से नींद आने लगी और फिर मैं सपना देखने लगा। सपने में वही लड़की मेरे पास आई, बार बार मुझसे गुहार कर रही थी, कृपया मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दो। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे यहां से निकालो। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। पैसा तो मेरे पास था ही, नोटों की गड्डी। अब मुझे लगने लगा कि वह पैसे वाली लड़की है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। अगर मुझे सब कुछ पहले से पता होता तो शायद मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। पर अब मैं फंस चुका था। पैसे की लालच भी मुझे घेरने लगी थी। सोचने लगा कि अगर इतना पैसा मिल जाए तो मैं दूसरों की ट्रक क्यों चलाऊं, खुद की नई ट्रक खरीद लूंगा। लेकिन अब सबसे जरूरी था उस लड़की को बचाना। अब मुझे इसके बारे में गंभीरता से सोचना था। आज पूरी रात मुझे एक ही सपना बार बार आता रहा। जब तक सुबह नहीं हुई वह सपना अलग अलग रूप में मेरे मन में घूमता रहा। जैसे ही सुबह हुई सपना अचानक गायब हो गया। सुबह के करीब 9 बजे लेबर आए और ट्रक खाली हुआ। इसके बाद मैं अपना ट्रक लेकर चल पड़ा। वह शहर मेरे लिए नया नहीं था। जहां मैं ट्रक लेकर आया था वहां से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर मेरे कुछ रिश्तेदार रहते थे। मैंने सोचा क्यों ना उनके पास जाया जाए। तभी मुझे याद आया कि वे तंत्र मंत्र के जानकार भी हैं, झाड़ फूंक आदि करते हैं। मैंने फैसला किया कि उनसे मदद ली जाए। अब मेरा ट्रक उनके गांव की ओर बढ़ चुका था। गांव रोड के किनारे ही था और मैं बड़े आराम से वहां पहुंच गया। वे हमारे दूर के रिश्तेदार थे। मैं उनके घर पर 1-2 बार पहले भी आ चुका था। वे अक्सर हमारे घर पूजा पाठ के सिलसिले में आया करते थे। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मुझे देखकर वे हैरान रह गए और बोले, अरे करण, तू कैसे मेरे घर आ गया? मैं मुस्कुराकर बोला, चाचा जी, आपके पास के गोदाम में माल लेकर आया था। सोचा कि आपसे मिल भी लूं। बहुत दिन हो गए थे। उन्होंने मेरी बड़ी खातिरदारी की,
लेकिन मेरे मन में असली बात थी जो मैं जल्दी बताना चाहता था। नाश्ता पानी के बाद मैं चाचा जी को एकांत में ले गया और बोला, चाचा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। वह बोले, करण, बात घुमा फिरा के मत कर, साफ साफ बता क्या चाहिए। पर हाँ, अगर पैसे की उम्मीद रखे हो तो अभी मेरा हाथ खाली है। बढ़िया की शादी हो चुकी है, तू जानता ही है। मैं बोला, नहीं चाचा जी, मुझे पैसे नहीं, आपकी शक्ति चाहिए। जो तंत्र मंत्र आप करते हो उसी की जरूरत है। इसके बाद मैंने उन्हें पूरी कहानी धीरे धीरे बताई। उन्होंने ध्यान से सुना, कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीरता से बोले, करण, जो तू बोल रहा है क्या वह सच है? मैंने रुपए निकाल कर दिखाए और कहा, देखिए चाचा जी, ये सबूत है। उन्होंने रुपए देखे और बोले, हाँ, रुपए तो असली लग रहे हैं। अब मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा, वह लड़की एक तांत्रिक के चंगुल में फंसी है। वह आजाद होना चाहती है, शायद अपने घर लौटना चाहती है। वह पैसे वाली है और अगर आप मदद करेंगे तो आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा। चाचा जी पैसे के लालच में तैयार हो गए और बोले, बेटा, मैं जरूर मदद करूंगा, तू निश्चिंत हो जा। अब मैं तैयारी करता हूं। रात में ही उस जगह जाना पड़ेगा जब तांत्रिक वहां ना हो। इसके बाद मैं दोपहर में आराम करने लगा। शाम के करीब 7 बजे तक सोता रहा। चाचा जी घर पर नहीं थे, शायद तैयारी में लगे थे। रात 8 बजे लौटे और उनके साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी थे। चाचा जी ने उनका परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे गुरु भाई हैं, तंत्र मंत्र में मुझसे भी ज्यादा जानकार। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। ये भी हमारे साथ चलेंगे और मदद करेंगे। मैं बोला, ठीक है चाचा जी, बात तो यही है कि वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें पूरी तैयारी से जाना होगा। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, अब बस रात होने का इंतजार था। रात का खाना खाकर 12 बजे हम तीनों लोग तांत्रिक थैला लेकर उसी ट्रक से चल पड़े। उसी जगह पहुंचे जहां वह घर था। ट्रक को बाहर खड़ा किया और आधी रात होने का इंतजार करने लगे। आधी रात होते होते सब शांत हो चुका था। सड़क सुनसान थी, वहां सिर्फ हमारा ट्रक खड़ा था। आसपास की दुकानें खाली पड़ी थीं, जो शायद दिन में चाय पानी के लिए खुलती होंगी। अब सब बंद था। मैं उस घर की ओर देख रहा था, वहां हल्की रोशनी दिख रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, मैं चाचा जी से बोला, अब सही वक्त है, हमें अंदर चलना चाहिए और उस लड़की से बात करनी चाहिए। हम उस घर की ओर बढ़े। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसी लड़की की आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। मैंने दरवाजा धक्का दिया और वह खुल गया। मैं सबसे पहले अंदर गया, पीछे चाचा जी और उनके गुरु भाई। मैंने आवाज लगाई, मैडम, हम आ गए हैं आपकी मदद करने। वह लड़की कमरे से बाहर निकली, हमें देखकर जैसे खुश हो गई हूं। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। वह हमें अंदर बुलाने लगी, आप लोग अंदर आ जाइए। हम सभी घर के अंदर पलंग पर बैठ गए। फिर लड़की ने पानी लाकर सबको दिया। पानी वाकई उसी रात जैसा शीतल और स्वादिष्ट था। पानी पीने के बाद वह लड़की अपनी कहानी बताने लगी, कैसे वह एक तांत्रिक के जाल में फंस गई थी। उसने अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने यह नहीं बताया कि वह कहां की रहने वाली है, बस इतना कहा कि वह बहुत दूर की है और अपने घर वापस जाना चाहती है। अब तंत्र मंत्र का कार्यक्रम शुरू हो गया था। चाचा जी और उनके गुरु भाई तंत्र क्रिया में लग गए। पूजा पाठ शुरू हो गया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, लड़की के चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी वह और गहरी होती चली गई। यह सिलसिला सुबह के 3 बजे तक चला। 3 बजे के बाद चाचा जी और उनके गुरु भाई बोले, हमने इस घर के चारों ओर जो भी मंत्र और शक्तियां थीं उन्हें काट दिया है। अब तुम इस जादू से आजाद हो चुकी हो। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। वह लड़की बेहद खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका पैसा आपके पास जल्द ही पहुंच जाएगा। इतना कहकर वह किसी की परवाह किए बिना सीधा दरवाजे से बाहर निकल भागी। हम तीनों चिल्लाते रह गए, रुको रुको, लेकिन वह नहीं रुकी। देखते ही देखते वह लड़की कहीं गायब हो गई। हम सब स्तब्ध खड़े रह गए। उसने वादा किया था कि पैसा हमारे पास आएगा, लेकिन अब वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर वह सच में देना चाहती तो उसी वक्त पैसे दे सकती थी। अब हम तीनों खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। चाचा जी बोले, बेटा देखो ना, कैसे हमें बेवकूफ बनाकर भाग गई। तुम तो ट्रक खरीदने का सपना देख रहे थे, अब क्या हुआ? हम सब उदास थे और चुपचाप लौटने लगे। जैसे ही हम लोग उस पगडंडी से होकर सड़क की ओर जा रहे थे,
एक अधेड़ व्यक्ति सामने आता दिखाई दिया। उसके लंबे सफेद बाल, घनी दाढ़ी थी और हाथ में एक छड़ी थी। जैसे ही उसने हमें देखा, वह रुक गया और बोला, आप लोग कहां से आ रहे हैं? वो मेरा घर है सामने। क्या आप लोग उस घर के अंदर गए थे? अब चौंकने की बारी हमारी थी। हम तीनों चुप थे। वह अधेड़ व्यक्ति फिर बोला, सच सच बताओ, आप लोग कौन हो? क्या आप उस लड़की की मदद करने गए थे जो कहती है कि वह तांत्रिक बंधन में है? मेरे मुंह से निकल ही गया, हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आपने उस लड़की को क्यों बांध रखा था? अब वह अधेड़ व्यक्ति गुस्से में आ गया। चाचा जी बोले, हाँ, हम तांत्रिक हैं और यह हमारे गुरु भाई हैं। वह व्यक्ति जमीन पर बैठ गया, अपना सिर पीटने लगा और बोला, हे भगवान, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। जानते भी हो वह लड़की कौन थी? वह इंसान नहीं, शैतानी आत्मा थी। हमने बहुत मुश्किल से उसे काबू में रखा था। अब तुम लोगों ने उसे आजाद कर दिया। अब हम तीनों सन्न थे। वह व्यक्ति बोलता जा रहा था, तुम तांत्रिक होकर भी नहीं पहचान पाए। वह आत्मा इंसानी रूप में रहती है, खून पीती है और जीवित रहती है। हमने बड़ी मेहनत से उसे इस घर में बांध कर रखा था ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। अब वह फिर से आजाद हो गई है। हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। चाचा जी और उनके गुरु भाई अफसोस करने लगे, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। आत्मा आजाद हो चुकी थी। वह अधेड़ तांत्रिक अब गुस्से में बोला, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा मंत्र करूंगा कि तुम यहीं रुकोगे। अब जब तक वह आत्मा फिर से मेरी पकड़ में नहीं आती, तुम तीनों मेरी मदद करोगे। यही तुम्हारी सजा होगी। अगर नहीं मानोगे तो देखना क्या हाल होगा। अब करण, चाचा जी और गुरु भाई तीनों घबरा चुके थे। वे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, बाबा, हमसे भूल हो गई, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी हर मदद करेंगे। आप जब कहेंगे हम हाजिर रहेंगे। अब वह तांत्रिक उन्हें समझाने लगा कि वह आत्मा कितनी खतरनाक है, कैसे लोगों को फंसाती है, उनका खून पीती है और जीवित रहती है। वह तीनों लोग अब पूरी तरह से डर चुके थे। तांत्रिक ने उन्हें सब कुछ समझा दिया, कब, कहां और कैसे उसे पकड़ने की योजना बनानी है। फिर वह बोला, ठीक है, अब चले जाओ, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अब जो करण के चाचा थे, वे तंत्र मंत्र की असली शक्ति समझ चुके थे। वे बोले, बाबा, हम आपसे दूर नहीं रहेंगे। जब आप आदेश देंगे हम हाजिर हो जाएंगे। ऐसा कहकर तीनों लोग वहां से चले गए। करण तो भीतर तक कांप गया था। वह सोचने लगा, क्या मैंने सच में यह कर दिया? मेरी वजह से मेरे चाचा जो तांत्रिक हैं और उनके गुरु भाई भी इस संकट में फंस गए। सारी गलती मेरी ही है। तभी उसके चाचा बोले, अरे बच्चा, जब मैं तांत्रिक होकर उस लड़की को नहीं पहचान पाया तो तुम तो एक साधारण इंसान हो। तुम्हें कैसे पहचान में आती? वह तो मनुष्य के रूप में थी और अपना असली रूप तो छुपाए हुए थी। बातचीत करते हुए वे लोग उस जगह से निकल गए। ट्रक में बैठकर करण अपने चाचा के घर पहुंच गया। सुबह तक तीनों लोग इसी विषय पर चर्चा करते रहे। अब क्या होगा? वह बूढ़ा तांत्रिक क्या करेगा? क्या हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा? अब सब डरे हुए थे, लेकिन फिलहाल समय था, क्योंकि जो तारीख उस तांत्रिक ने बताई थी वह 17 दिन बाद अमावस्या की रात थी। तांत्रिक ने कहा था कि उसी रात को वापस उसी स्थान पर आना होगा। अभी तो 17 दिन का समय था। अब करण ने चाचा से आज्ञा ली, चाचा, अब हमें ट्रक का काम शुरू करना पड़ेगा। मालिक को क्या जवाब दूंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, उस दिन मैं हाजिर रहूंगा। हम तीनों मिलकर उस आत्मा को पकड़वाने के लिए आपके साथ चलेंगे। अब मामला वहीं पर शांत हो गया। करण अपने ट्रक को लेकर निकल गया और चाचा और उनके गुरु भाई अपने अपने घर चले गए। करण फिर से अपने ट्रक के काम में लग गया। वह रात को ही ट्रक चलाया करता था, क्योंकि उसे दिन में ड्राइविंग पसंद नहीं थी, लेकिन मन में एक चिंता बनी रहती थी, कहीं हमसे कुछ बड़ा तो नहीं हो गया। उसे यकीन नहीं होता कि वह लड़की कोई आत्मा थी, और वह भी शैतानी आत्मा। उसका व्यवहार, उसकी आवाज, सब कुछ तो एक सामान्य लड़की जैसा था। करण के मन में बार बार संदेह उठता, क्या वह सच में शैतानी आत्मा थी? लेकिन जब तांत्रिक ने खुद कहा था तो करण को आखिरकार मानना ही पड़ा। वह 17 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच न तो उस लड़की से कभी सामना हुआ और न ही करण ने उसे ढूंढने की कोशिश की। कहां ढूंढता? वह तो उस दिन देखते ही देखते गायब हो गई थी। 17 दिन बाद जैसे तय हुआ था, करण समय से अपने चाचा के घर पहुंच गया। चाचा जैसे उसका इंतजार ही कर रहे थे। अब तीनों लोग तैयार थे और रात होने का इंतजार कर रहे थे,
जैसे ही रात के 11 बजे वे ट्रक लेकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह तांत्रिक बाबा रहते थे। बूढ़े तांत्रिक का घर पगडंडी के अंत में था, जहां ट्रक नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने ट्रक वहीं एक झोपड़ी के पास रोक दिया और पगडंडी पकड़कर तीनों लोग उस पुराने घर की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बंद है और बाहर से ताला लगा है, यानी तांत्रिक बाबा अभी घर में नहीं है। तीनों लोग वहीं दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगे। अभी 12 बजने में समय था। उन्होंने सोचा शायद बाबा अपनी तैयारियों में लगे होंगे, क्योंकि आज आत्मा को पकड़ने की रात है। करीब 1 घंटे बाद वही बूढ़ा तांत्रिक पगडंडी पर आते हुए दिखाई दिया। जब वह पास आया तो तीनों लोग उठकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तांत्रिक बोला, हाँ बैठो, अभी थोड़ा समय बाकी है, मैं थोड़ा तैयार हो लूं, फिर बताता हूं कि क्या करना है। इसके बाद वह ताला खोलकर अपने घर के अंदर चला गया और तीनों लोग बाहर उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक एक लोटा जल और गिलास लेकर बाहर आए। उन्होंने गिलास करण को दिया और बोले, तुम लोग प्यासे होंगे, पानी पी लो। करण ने पानी गिलास में लिया और जैसे ही पिया वही स्वाद आया जो उस लड़की ने उस रात दिया था, शरबत जैसा स्वाद, जबकि यह साधारण पानी ही था। पानी पीकर अब सब तरोताजा महसूस करने लगे। तांत्रिक ने भी पानी पिया और चाचा उनके गुरु भाई ने भी। अब तांत्रिक अंदर कमरे में चले गए और बाकी तीनों बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। करण ने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं, समय काफी हो गया है। कमरे के अंदर से पूजा पाठ और मंत्रों की आवाज आने लगी। लग रहा था कि तांत्रिक कोई साधना कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जाकर देखे। सभी चुपचाप बाहर ही इंतजार कर रहे थे। आखिरकार दरवाजा खुला और बूढ़े तांत्रिक बाहर निकले। उनके कंधे पर एक काले रंग का थैला टंगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे को ताला लगाया, चाबी थैले में रखी और बोले, आओ अब चलते हैं। तांत्रिक बाबा आगे आगे और पीछे पीछे करण, उनके चाचा और उनके गुरु भाई उसी पगडंडी से होते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचे। जब ट्रक के पास पहुंचे तो करण बोले, बाबा ट्रक में ही चलते हैं, कहां तक पैदल चलना है? अगर दूर हुआ तो देर हो जाएगी। तांत्रिक बोले, नहीं, ट्रक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें पैदल ही चलना है, थोड़ा ही सफर है, आराम से कट जाएगा, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। चारों लोग चलते गए। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। अब वे लोग मुख्य सड़क छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर आ गए थे। कुछ देर चलने के बाद पानी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई नदी पास में हो। करण ने महसूस किया कि वे एक नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। जैसे ही नदी सामने आई, तांत्रिक बाबा वहीं रुक गए। उन्होंने अपना थैला जमीन पर रखा और बोले, हम लोग अब पहुंच चुके हैं। जो साधना करनी है वह यहीं पर करनी है, उसी आत्मा को पकड़ने के लिए। अब तुम लोग मेरे कहे अनुसार अपनी अपनी तैयारी कर लो। बातचीत शुरू हुई। बूढ़े तांत्रिक ने सभी को समझा दिया कि क्या करना है। अब बारी आई करण की। उन्होंने करण से कहा, अब तुम्हें बलि का बकरा बनना है, उस आत्मा को आकर्षित करना है और यहीं बैठना है जब तक हम ना आए। तुम्हें बस इंतजार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। करण यह सुनकर डर गए। उनके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि तांत्रिक उनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब जब तांत्रिक ने कह दिया तो करना ही पड़ेगा। करण के चाचा ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, डर मत, हम भी पास ही हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं देख लूंगा। जो तांत्रिक कह रहे हैं वह कर, शायद उसी से आत्मा बाहर आए और तांत्रिक उसे पकड़ लें। अब तीनों तांत्रिक अपने अपने स्थानों पर जाकर छिप गए। बूढ़े तांत्रिक भी अंधेरे में कहीं बैठ गए। अब करण अकेले उस जगह पर नदी के किनारे बैठे थे, आलथी पालथी मारकर जमीन पर। चारों ओर अंधेरा था। उनके चाचा, गुरु भाई या बूढ़ा तांत्रिक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बस नदी की बहती धारा की आवाज थी। अब पानी में हलचल होने लगी थी, जैसे कोई नहा रहा हो या कूद रहा हो। पहले आवाज हल्की थी, लेकिन अब साफ सुनाई दे रही थी, छपाक छपाक। और फिर आसमान में तारे चमक रहे थे। अंधेरी रात थी और अब करण को महसूस हुआ जैसे कोई नदी से निकलकर उनकी ओर आ रहा है। पैरों की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे डर से कांपने लगे। धीरे धीरे वह आहट पास आती गई और अचानक सब शांत हो गया। अब अंधेरे में कुछ नजर आने लगा। एक परछाई उभरी, पहले धुंधली थी, फिर थोड़ी स्पष्ट हुई। फिर लगा कि वह एक लड़की है। बाल और कपड़े देखकर करण को एहसास हुआ वही लड़की है। और जैसे ही परछाई साफ हुई, करण की आंखें खुली की खुली रह गईं।
वही लड़की थी, हूबहू वैसी ही जैसी उसने पहले देखी थी। लड़की करण को घूर घूर कर देख रही थी। अब दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं रह गई थी। करण ने देखा कि उस लड़की की आंखों में जैसे अंगारे जल रहे हों। उसकी आंखों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। ये लाल आंखें देखकर करण की हालत और खराब हो गई। लड़की अब धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ने लगी। जितनी वह नजदीक आती जा रही थी, करण का दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ तांत्रिक बाबा ने बताया था वह सच है। यह लड़की वास्तव में कोई आत्मा है, और वह भी शैतानी आत्मा। तभी तो उसकी आंखें इतनी लाल हैं। अब लड़की बिल्कुल करण के पास पहुंच चुकी थी। वह लगातार उसे घूर रही थी। अचानक उसके मुंह से गुर्राने जैसी आवाज आई। वह कहने लगी, तूने मेरे लिए जाल बिछाया है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम कर रही थी, ताकि वादा पूरा कर सकूं, ताकि तुम्हें ट्रक दिला सकूं। तुमने मुझे उस कैद से आजाद किया, और अब तुम मुझे फिर उसी कैद में ले जाने आए हो। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पूरी बात सुनकर करण का शरीर कांपने लगा। वह डर गया कि इस लड़की को कैसे पता चल गया कि वे उसे पकड़ने के लिए आए हैं और तांत्रिकों ने जाल बिछाया है। लड़की फिर बोलने लगी, मैं सब जान चुकी हूं। तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो। तुम्हें वो तांत्रिक यहां लेकर आया है। लेकिन मैं समझती हूं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम उठो और यहां से भाग जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ट्रक के पैसे का इंतजाम जरूर करूंगी। जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाओ। ये सब सुनते ही करण की जान सूख गई। तांत्रिक के कहे हुए सारे निर्देश वह भूल चुके थे। अब डर उनके ऊपर हावी हो चुका था। जिस तरह वह आलथी पालथी मारकर बैठा था, अब तुरंत उठ खड़ा हुआ और वहां से दौड़ लगा दी। जैसा लड़की ने कहा था, वह पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन कुछ ही दूर दौड़ने के बाद अचानक बूढ़ा तांत्रिक उसके सामने आ गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा, तूने क्या किया? मैं उस आत्मा को पकड़ने ही वाला था और तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर तू थोड़ी देर और बैठा रहता तो मैं उसे काबू में कर लेता। तब तक करण के चाचा तांत्रिक और उनके गुरु भाई भी वहां आ पहुंचे। अब तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। बूढ़ा तांत्रिक गुस्से में बोला, देखो, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये थोड़ा और रुका होता तो लड़की मेरी पकड़ में आ जाती, लेकिन यह डर कर भाग गया। अब तांत्रिक करण पर गुस्सा उतारने लगा। करण पूरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने पीछे उस जगह को देखा जहां वे बैठे थे, लेकिन अब वहां वह लड़की नहीं थी। वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब उनके चाचा भी गुस्से में थे। वह बोले, जब हम सब ने कहा था तो तुम्हें वही करना चाहिए था। मैंने भी तो समझाया था। उनके गुरु भाई भी नाराज थे। बोले, तूने सारा काम बिगाड़ दिया। अब चारों लोग, तीनों तांत्रिक और करण, चुपचाप सड़क की ओर चल पड़े। बूढ़ा तांत्रिक अब भी गुस्से में बड़बड़ाया जा रहा था। सबसे आगे वह था और सबसे पीछे करण। जब वे रोड पर पहुंचे तो तांत्रिक ने कहा, आज की सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर वह करण के चाचा से बोला, अपने लड़के को समझाओ, उस आत्मा को पकड़ना अब जरूरी हो गया है। अगर वह आत्मा पकड़ में ना आई तो न जाने कितने नौजवानों को बर्बाद करेगी, उनका खून पी जाएगी। तांत्रिक गुस्से में बोल रहा था। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? करण के चाचा सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अब इस लड़के से नादानी हो चुकी है। आप बताइए अब क्या करना है। तब तांत्रिक समझाने लगा, अब पूर्णमासी की रात बची है। उसी रात हम इकट्ठा होंगे। कहां जाना है वो मैं उसी दिन बताऊंगा, क्योंकि अब वह आत्मा जान चुकी है कि हम उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। वह अब उस जगह पर नहीं आएगी। हमें नई जगह चुननी पड़ेगी और वो मैं समय आने पर बताऊंगा। अब तुम लोग जाओ। तांत्रिक अभी भी गुस्से में था और बार बार करण को डांट रहा था। करण को अब समझ आ चुका था कि उन्हें डरना नहीं चाहिए था, लेकिन वह लड़की जो बार बार कह रही थी कि वह पैसों का इंतजाम कर रही है ताकि करण अपना ट्रक खरीद सके, उस लालच में वह भी उलझ चुके थे। अब करण एक अजीब स्थिति में फंसे थे। एक तरफ तांत्रिक था जो उस आत्मा को पकड़ना चाहता था, और दूसरी तरफ वह लड़की जो कह रही थी कि वह उसकी मदद कर रही है। आखिरकार तय हो गया कि अगली पूर्णमासी की रात सब कुछ दोबारा होगा। उस रात के बाद करण अपने चाचा के घर चले गए। तांत्रिक अपने घर लौट गया। रात भर कोई सो नहीं पाया। डर और चिंता का माहौल था। करण के मन में चल रहा था कि वह लड़की इंसान नहीं हो सकती। जरूर, जैसा बाबा ने कहा, वह कोई दुष्ट आत्मा है।
लेकिन उसने तो आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे बचाया। अगर वह आत्मा वाकई बुरी होती तो उसी रात करण को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने तो उसे चेताया, भागने को कहा और मदद करने की बात कही। अगले दिन करण अपने रोजमर्रा के काम में लग गए, लेकिन मन में डर और भ्रम बना रहा। रात को जब वे एक ढाबे पर खाना खाकर आराम कर रहे थे तो कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। रात करीब 12 बजे के आसपास उन्होंने सपना देखा। सपने में वही लड़की फिर आई और कहने लगी, करण, तुमने उस रात मेरी बहुत मदद की थी। अगर तुम ना होते तो मैं उस तांत्रिक के चंगुल से नहीं निकल पाती। मैं अपना वादा निभा रही हूं। जो पैसा तुम्हें चाहिए था ट्रक के लिए वह मैं दे रही हूं। करण अचानक नींद से जागे, देखा कि वह चारपाई पर ढाबे पर सो रहे हैं। ट्रक पास ही खड़ा है। वह सोच में पड़ गए कि यह कैसा सपना था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा शायद डर के कारण ही यह सपना आया होगा। फ्रेश होकर वह जब अपने ट्रक की ओर बढ़े और गेट खोला तो उन्होंने देखा कि कंडक्टर सीट पर एक मटमैला बैग रखा हुआ है। वह चौंक गए। यह बैग किसका है? मैंने तो ऐसा कोई बैग यहां नहीं रखा। जिज्ञासावश उन्होंने वह बैग उठाया और जैसे ही खोलकर देखा तो भौचक्के रह गए। बैग नोटों से भरा हुआ था, करारे नए नोटों के बंडल। उनकी सांसें तेज चलने लगी। अब उन्हें समझ में आ गया कि जो सपना उन्होंने देखा था वह सिर्फ सपना नहीं था। सपने में जो लड़की कह रही थी कि वह पैसा दे रही है, वह अब सच हो चुका था। करण को विश्वास हो गया कि यह वही लड़की थी जिसने अपना वादा निभाया है। वह बहुत खुश हो गए। अब उन्हें लग रहा था कि अब तो उन्हें किसी दूसरे ट्रक ड्राइवर के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अब वह खुद का ट्रक खरीद सकते हैं। लेकिन अब सवाल था कि इस पैसे को कहां छुपाएं। काफी सोचने के बाद उन्होंने वह थैला अपने ड्राइवर सीट के नीचे कपड़ों और कंबल के बीच में छुपा दिया। फिर वह सफर पर निकल पड़े। करण बहुत खुश थे, लेकिन उनके मन में एक डर भी बैठ गया था कि अगर अब वे पूर्णमासी की रात फिर से गए तो वह लड़की क्या कहेगी? क्या वह मुझसे नाराज होगी? क्या वह मानेगी कि मैं भी तांत्रिकों के जाल का हिस्सा था? अब करण के मन में डर और सवाल दोनों थे। करण अब डर चुके थे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह उस जगह पर नहीं जाएंगे, ना ही अपने चाचा के कहने पर और ना ही किसी और की जिद पर। उन्होंने मन में ठान लिया था कि अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो वह साफ कह देंगे कि उन्हें डर लग रहा है और वे अब इस काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने पहले से ही एक बहाना भी सोच लिया था। झूठ बोलना अब उनकी मजबूरी बन चुकी थी। सफर पूरा करके जब वे घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उस मिले हुए पैसों को अच्छे से छिपा दिया ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। फिर वह सामान्य तरीके से अपने काम यानी ट्रक चलाने में लग गए। अब वे पूरी सतर्कता से व्यवहार कर रहे थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं होना चाहिए था कि वे नया ट्रक खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को यह बात पता चल जाती, खास तौर पर उनके चाचा को, तो वे समझ जाते कि आत्मा ने करण को पैसा दे दिया है और तब करण बुरी तरह फंस सकते थे। करण ने सोचा कि पहले इस तांत्रिक खेल को खत्म किया जाए, फिर ट्रक की योजना बनाई जाए। जैसे जैसे पूर्णमासी की रात नजदीक आने लगी, करण का डर और भी बढ़ता गया। अब उनका मन दो विचारों के बीच फंसा हुआ था। एक और मन कहता था तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर कहता उस लड़की ने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें इतने पैसे दिए, क्या अब तुम उसे फिर से धोखा दोगे? करण ने खुद को समझा लिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पूर्णमासी की रात से पहले वे दिन में ट्रक चला रहे थे। उन्हें मालूम था कि शाम होते ही उनके चाचा, तांत्रिक और गुरु भाई सब उनका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन वे अब काफी दूर निकल चुके थे, विपरीत दिशा में। चाहकर भी अब वहां पहुंचना संभव नहीं था। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर कोई पूछेगा तो वे कह देंगे मैं भूल गया था और अब इतनी दूर निकल चुका हूं कि लौटना संभव नहीं। प्रूफ के तौर पर उनके पास डीजल की पर्ची भी थी जिसमें तारीख और समय लिखा हुआ था। अब रात हो चुकी थी। चांद आसमान में पूरी चमक से दिखाई दे रहा था और जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ रहा था, करण के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि तांत्रिक जरूर किसी मंत्र का प्रयोग करेंगे जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रक चलाते हुए उनका डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के लगभग 12 बजने वाले थे और करण का शरीर डर से कांप रहा था। वे चाहते हुए भी ट्रक की स्पीड बढ़ाते जा रहे थे। उनका मन कह रहा था कि किसी ढाबे पर रुक जाना चाहिए, वहां रुककर चाय पी लें, थोड़ी देर आराम करें जब तक रात बीते।
लेकिन उन्हें आसपास कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। वे आगे बढ़ते रहे, रास्ते में लगातार देखते रहे कि कोई ढाबा दिखे। आखिरकार एक छोटा सा ढाबा उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत ट्रक वहीं रोक दिया और सीधे जाकर चाय का ऑर्डर दिया। चारपाई पर जाकर बैठ गए। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। अचानक करण को महसूस हुआ जैसे कोई उनके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास आकर कुछ कह रहा हो। वह बेचैन हो उठे। शरीर के भीतर एक अजीब सा डर समा गया। कहीं वह बूढ़ा तांत्रिक कोई मंत्र तो नहीं कर रहा, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। डर और बेचैनी में करण सोचने लगे कि क्या ट्रक चलाकर वहां से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। लेकिन वह समझ चुके थे कि अगर तांत्रिक सच में मंत्र शक्ति का उपयोग करेगा तो चाहे वह कहीं भी हो, उसका असर हो ही जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि यहीं ढाबे पर रुकना बेहतर है। थोड़ी देर बाद वह फुसफुसाहट बंद हो गई, जिससे उनका मन थोड़ा शांत हुआ। वह चारपाई पर लेट गए। आसपास अन्य ट्रक ड्राइवर गहरी नींद में सो रहे थे। ढाबे में अब कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे का मालिक भी अपनी सीट पर बैठे बैठे ही झपकी ले रहा था। करण लेटे लेटे अपने भविष्य को लेकर सोच रहे थे, क्या मैं उस तांत्रिक के मंत्र से बच पाऊंगा? क्या वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उनके चाचा शायद कोई बहाना बना देंगे कि करण कहीं ट्रक लेकर दूर चला गया होगा। यही सोचते सोचते समय बीत रहा था। तभी एक बार फिर कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार करण उस आवाज को पहचान गए। वह आवाज उसी लड़की की आत्मा की थी। अब जैसे वह कह रही थी, ट्रक के पास चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कभी दाएं कान में, कभी बाएं वह आवाज आ रही थी। करण डर गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वे नहीं गए तो वह आत्मा नाराज हो सकती है। डरे सहमे करण उठे और ट्रक की ओर बढ़े। ट्रक लॉक था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि ट्रक के अंदर कोई बैठा है। वह वही लड़की थी। यह देखकर वे और डर गए, लेकिन वह लड़की हाथ से इशारा करने लगी, डरो मत, अंदर आओ। करण ने डरते डरते ट्रक का लॉक खोला और अंदर जाकर स्टीयरिंग के पास बैठ गए। उन्होंने देखा कि लड़की की आंखें आज भी वैसी ही थीं, जैसे उन्होंने नदी किनारे देखी थी, लाल चमकती हुई। लड़की बोलने लगी, वह बूढ़ा तांत्रिक और तुम्हारे रिश्तेदार फिर से मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वह मुझे कैद करना चाहता है। मैं आत्मा जरूर हूं, लेकिन मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूं। मैंने आज तक किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। वह झूठ बोलता है। वह चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूं, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। करण के दिमाग में हलचल मच गई। तांत्रिक तो कहता था कि यह आत्मा शैतानी है, खून पीती है, लेकिन यह आत्मा तो कह रही है कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह एक भटकती हुई आत्मा है जो बस आजाद होना चाहती है। करण बोले, देखिए, मैं तंत्र मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता। आपने जो कहा उस पर मुझे विश्वास है, लेकिन अब मैं क्या करूं? वह तांत्रिक कहता है कि आप शैतानी आत्मा हैं, खून पर जिंदा रहती हैं, और अगर मैंने आपकी मदद की तो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो दो पाटों के बीच फंस गया हूं। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम बस मुझे आजाद करवा दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुमने मुझे आजादी दी, बस वही मेरे लिए बहुत है। अब मुझे उस तांत्रिक से अपना बदला लेना है। लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं समय का इंतजार कर रही हूं, और जैसे ही सही वक्त आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैं जरूर लूंगी। फिर वह करण की ओर देखती हुई बोली, जहां तक तुम्हारी बात है तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई, उस तांत्रिक की कैद से मुझे आजाद करवाया, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। करण चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि यह आत्मा सच में दुष्ट नहीं है। उसकी बातों और व्यवहार से साफ लग रहा था कि वह कोई भटकती हुई आत्मा है, एक पवित्र आत्मा। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। उनके मन में यह चिंता उठी कि अब आगे क्या होगा, कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। जैसे उनकी बातों को पढ़ लिया हो, लड़की बोल उठी, देखो, तुम घबराओ मत, अपने काम में लगे रहो। उस तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्तेदार को भी समझा देना कि वह उसके जाल में ना फंसे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी, और तुम्हें तो वह बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। आज चैन से सो जाना और अपने काम पर निकल जाना। फिर वह मुस्कुराई और बोली, वैसे अब तक तुम्हें अपना ट्रक खरीद लेना चाहिए था, क्यों नहीं खरीदा? करण थोड़े असहज हुए, सोचने लगे कि कैसे उसे समझाएं कि उनकी जिंदगी तांत्रिक की वजह से डर से भरी हुई थी। शायद लड़की यह बात समझ गई थी। बोली,
मैं तुम्हारी मन की बात समझ रही हूं। अब तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर निकल जाओ। मुझे भी अब उस तांत्रिक से हिसाब चुकता करना है। उसके बाद वह बिना गेट खोले ट्रक से बाहर निकली और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। करण बस उसे जाते हुए देखते रहे, अब भी यह सोचते हुए कि यह सब क्या था। उन्होंने तो कभी तंत्र मंत्र या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अगली सुबह जब उनकी चाचा से बात हुई तो चाचा नाराज थे। बोले, करण, वह तांत्रिक बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि हम सबको नुकसान पहुंचाएगा, तुम क्यों नहीं आए। करण ने उन्हें शांत करते हुए सारी बात बताई। कैसे लड़की ने बताया कि वह शैतानी आत्मा नहीं है, बल्कि एक पवित्र आत्मा है जिसे उस तांत्रिक ने वर्षों से बंदी बना रखा है। वह उसे मजबूर कर रहा था कुछ काले कामों के लिए, जिनसे वह इनकार कर रही थी। फिर कर्ण ने चाचा से कहा, अब आपको भी उसके चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। वह आत्मा बदला लेने को तैयार है और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बातचीत के बाद जो पैसा आया था उसका तीनों ने बंटवारा कर लिया। अब करण के पास इतना पैसा था कि वह अपना खुद का ट्रक खरीद सके, और उन्होंने वही किया। 1 साल बीत चुका था। अब वह अपने नए ट्रक में काम कर रहे थे, और तब से न तांत्रिक से कोई सामना हुआ, न वह लड़की कभी सपने में आई। एक दिन एक ढाबे पर आराम करते हुए उन्हें फिर से वही एहसास हुआ, जैसे उनके ट्रक के पास कोई है, जैसे कोई फिर कानों में फुसफुसा रहा हो। आवाज पहचानी हुई थी। जैसे ही वह ट्रक के पास गए और अंदर झांका तो देखा वही लड़की थी। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, उनमें कोई लाल अंगारे नहीं थे। वह मुस्कुरा रही थी, एक सधी हुई, शांति से भरी मुस्कुराहट। तो बताओ, लड़की बोली, ट्रक कैसा चल रहा है? ठीक से कमा रहे हो ना? करण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, आपकी दया से सब कुछ ठीक है। ट्रक भी ले लिया और उन तांत्रिकों को उनका हिस्सा भी दे दिया। लड़की ने सराहना करते हुए कहा, तुम बहुत ईमानदार हो करण, ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो और अपने घर की स्थिति को सुधारो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने आती रहूंगी, हालचाल लेने। करण ने पूछा, तो उस तांत्रिक का क्या हुआ? वह हंसते हुए बोली, अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची कि मुझे पकड़ सके। मैंने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, मुझे अब कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन ध्यान रखना, उसकी किसी भी लालच में मत फंसना। वह तुम्हें चारा बनाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर पहुंच जाऊंगी। यही उसकी चाल थी। लेकिन अब तुम गलती मत करना। अगर तुम संभले रहे तो मैं आजाद रहूंगी, और अगर कभी कोई संकट महसूस हो तो मुझे याद करना। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी मदद के लिए। इतना कहकर वह फिर हंसी और बोली, चलो दोस्त, अब अपने काम पर निकलो, मुझे भी जाना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर जैसे पहले किया करती थी, वह बिना गेट खोले ट्रक से नीचे उतरी और धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गई। अब करण पूरी तरह समझ चुके थे कि अब मामला ठीक हो चुका है। वास्तव में उस लड़की ने अब अपनी शक्ति बढ़ा ली है, और अब वह तांत्रिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन लड़की ने एक अहम बात कही थी, देखो करण, उसके किसी भी माया जाल में मत फंसना। चाहे वह तुम्हें कितना भी लालच क्यों न दे, उसकी बातों में मत आना। मैं जान चुकी हूं कि तुम मेरी कमजोरी हो। अगर तुम उसके कहे अनुसार चलोगे तो मुझे फिर से फंसना पड़ेगा। यह गलती भूलकर भी मत करना। करण ने इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लिया, जैसे कोई गांठ बांध ली हो। फिर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए, नए आत्मविश्वास और शांति के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य